तो आज हम लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जितना अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा पीएच कैलकुलेशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, अब उसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है सॉल्युबिलिटी। तो वैसे तो बचपन में जब तुम 9th स्टैंडर्ड में होगे तब तुमने जो सॉल्युबिलिटी नामक बला है इसके बारे में ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, राइट। तुम्हें सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पता होगी, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशंस को हम लोग कितने बेसिस पे उसे क्लासिफाई करते हैं ये तुम्हें पता होगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, है ना। और उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, ज़्यादा जो सैचुरेटेड हो जाता है, ये सारे सॉल्यूशंस के बारे में ऑलरेडी तुम्हें जानकारियाँ हैं। बट हम लोग इस चीज़ को शुरू से शुरू करते हैं ये मानते हुए कि तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम क्या जानते हैं, जैसे अगर मैं सादा सिंपल सा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन अगर करने को कहूँ तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में तुम मुझे जवाब ये दोगे कि देखो मैडम, कोई भी चीज़ अगर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है, प्रेफरेबली अगर डिसॉल्व हो जाती है तो आप उसको कहोगे कि यह इट इज़ अ सोल्यूबल। तो डेफिनेटली सोल्यूबल को अगर कोई तुम्हें डिफाइन करने को कहेगा तो तुम सोल्यूबल को वैसे डिफाइन करोगे कि अगर मान लेते हैं आपके पास कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, जनरली हम लोग सॉल्वेंट को पानी लेते हैं, बट कोई दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर बार सॉल्वेंट पानी ही होगा। तो जब भी आप कोई सॉल्वेंट लेते हो उस सॉल्वेंट के अंदर यदि आपने कोई पर्टिकुलर कंपाउंड डाला और वो कंपाउंड उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद यदि वो डिज़ोल्व हो गया, तो डिज़ोल्व हो जाने के बाद, ठीक है, हम उसको ये कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज सोल्यूबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। बट सॉल्युबिलिटी का मतलब ये नहीं होता, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। पहले तो हम लोग सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमारा एक सेकंड पार्ट है, बट पहले तो हम लोग सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है आप उस सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करते हो। अब कैलकुलेट करने के बाद ऑब्वियस है कि तुम्हारे हाथों में कुछ डेटा आएगा, कुछ जानकारियाँ आएंगी, जिस जानकारियों के अनुसार आप बताएंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की बहुत कम सोल्यूबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से कुछ चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। तो सॉल्ट्स की जब हम लोग सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उस जानकारी के हिसाब से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सॉल्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उस बेसिस पर हम लोग उस पर्टिकुलर सॉल्ट को कितने बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं, उनके 3 बेसिस पे हम लोग उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो 3 बेसिस पे आप उन्हें क्लासीफाई कर दो। तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक ऐसे सॉल्ट आते हैं जो कि हाईली सोल्यूबल होता है। यहाँ पे सॉल्वेंट जो लिया गया है मुख्य रूप से वो लिया गया है कौन सा, आप लोगों का पानी, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया गया है वो कौन लिया गया है, आप लोगों का पानी लिया गया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, कौन लिया गया है यहाँ पे, आप लोगों का सॉल्वेंट पानी लिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये पानी नामक सॉल्वेंट आपका लिया गया है, इस पानी में आपने उस सॉल्ट को डिसॉल्व किया और आपने ये पाया कि वो जो सॉल्ट है बहुत अच्छे एक्सटेंट पे, बहुत अच्छी तरीके से क्या हो पा रहा है बताओ, वो डिसॉल्व हो गया। और ऐसे में कुछ ना कुछ डेटा तो आया ही होगा, ठीक है। तो आपने अपनी प्यारी सॉल्युबिलिटी को उसके डेटा के अकॉर्डिंग 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया। तो जो पहला हिस्सा था वो पहला हिस्सा था आप लोगों के हाईली सोल्यूबल सॉल्ट, बराबर। आपका जो पहला हिस्सा था वो पहला हिस्सा क्या था, हाईली सोल्यूबल सॉल्ट। अच्छा, अब हाईली सोल्यूबल सॉल्ट ये हो गया आपके पास, जो ऐसे सॉल्ट जो कि आपके उस पर्टिकुलर पानी में जाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर सॉल्ट आपके पानी में जाने के बाद अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए। कुछ सॉल्ट्स आप लोगों को ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो पानी में आप कहोगे कि अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है। उनका जो सॉल्युबिलिटी थी पानी के अंदर वो उतनी अच्छी कोई खास थी नहीं।
तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट्स क्या कहलाते हैं? स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट। और कुछ डेटा वाइज हम लोगों ने कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी देखे कि जो पानी में जाने के बाद ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है। मैं कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ? ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है, बराबर। तो ऐसे सॉल्ट जो पानी में जाने के बाद ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का ये मतलब नहीं होता है कि 50% वो डिसॉल्व हो रहा है, 50% वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब होता है कि वो ऑलमोस्ट आप लोगों के उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या हो जाता है? इनसोल्यूबल होता है, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल, लेकिन उसका कुछ पार्ट डिसॉल्व होगा, इसीलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं? स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। एंड इवन आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम इस स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्यों हम हाईली सोल्यूबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारा बात का पार्ट है। बट फिलहाल हम लोगों को समझना है सॉल्ट के डेटा के बारे में। तो देखो, जब हम किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन की गई और उस ऑब्जर्वेशन से एक निष्कर्ष निकाला गया कि जब भी किसी सॉल्ट को आप डिसॉल्व करते हो पानी के अंदर, और पानी में डिसॉल्व करने के बाद यदि आप उसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करके देखते हो, तो अगर मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू है, हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को एस सिंबल से इंडिकेट करेंगे, और अगर ये सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोलर निकल कर आती है, तो आप कहोगे कि आपका वो पर्टिकुलर सॉल्ट कैसा है? हाईली सोल्यूबल है। और अगर मान लेते हैं ये जो सॉल्युबिलिटी है आपकी एक रेंज में आती है, कौन सी वाली रेंज? कि देखो भाई 0.1 से तो मैं छोटी हूँ, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बोलती है मैं 0.1 वाली वैल्यू से तो छोटी हूँ, लेकिन हाँ 0.01 वाली वैल्यू से मैं ग्रेटर देन या इक्वल टू हो सकती हूँ। तो इस कैटेगरी में अगर आपकी किसी सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी आए तो वो क्या कहलाएगा? आप लोगों का स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट। अब तो तुम खुद समझदार हो, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के बारे में तो तुमने खुद ही समझ ही लिया होगा कि अगर किसी की सोल्यूबिलिटी लेस देन 0.01 आती है तो वो वाला पर्टिकुलर सॉल्ट आप लोगों की कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ प्रकार के सॉल्ट्स रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तुम लोगों को इतनी आदत हो जाएगी सॉल्ट्स के नाम सुनते बराबर तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ तुम तो यार स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट हो, नहीं तुम तो हाईली सोल्यूबल सॉल्ट हो। तो धीरे धीरे ये चीज़ें तुम लोगों की अपने आप डेवलप होंगी जैसे जैसे तुम लोगों का क्या शुरू होता जाएगा आपस में क्या कहते हैं सॉल्ट्स को लेकर जितनी तुम्हारी डीप नॉलेज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इलस्ट्रेशंस तुम लेते जाओगे। तो देखो सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि NaCl आप लोगों का है ना, KCl हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, Na2CO3, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ठीक है, AgNO3 एक्सेट्रा, बहुत सारे सॉल्ट है। एक KI सॉल्ट है, वो भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आएगा। अब हम लोगों को ना ये जो आप लोगों के स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट है ना, इनके बारे में उतना नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के बारे में। तो जो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं वो तुमको पता होने चाहिए, जो ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। इवन कई बार ना लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स का मतलब होता है PPT। वैसे तो ये गलत चीज़ है, याद ऐसे नहीं रखना चाहिए, बट कई बार लोग इस चीज़ को ऐसे भी याद रखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखते हैं। तो आपके पास जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है PPT में AgCl, ठीक है, तो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में AgCl एक आपके पास आ गया, साथ ही साथ में AgBr और AgI, ये भी तुम्हें तो इनके कलर्स भी याद होंगे। हाँ, बट ये याद रखना AgF आप लोगों की PPT फॉर्म नहीं करता है, वो बल्कि एक अच्छा खासा आयोनिक कंपाउंड है, राइट। PbI2, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ा है बचपनों में। BaSO4 इस PPT के बारे में भी बचपन में पढ़ा है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये PPT तो नहीं है बट हाँ एक PPT के जैसे सेटल डाउन हो जाता है। तो ये वो सॉल्ट्स हैं जो आप लोगों के स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं। और स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट्स के बस एग्जाम्पल तुम्हें पता होने चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे बेरियम सल्फाइड, ये आप लोगों का स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट है ना। जैसे सिल्वर नाइट्राइड, ये आपका हाईली सोल्यूबल सॉल्ट था, वैसे ही सिल्वर नाइट, ये AgNO2, ये आप लोगों का स्लाइटली सोल्यूबल सॉल्ट है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स तुम लोगों को आगे आने वाली क्लासेस में अपने आप मिलते जाएंगे, अपने आप तुम्हारे कंसेप्ट उसके ऊपर बनते जाएंगे। बट
अभी राइट नाउ जो तुम्हें थोड़े बहुत सॉल्ट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए था वो ये है। अब बात ये है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं जो सॉल्युबिलिटी डिफाइन करती हूँ, अभी मैंने सॉल्युबिलिटी को डिफाइन नहीं किया है, मैंने बस तुम्हें बोल दिया है कि किसी तरीके से सॉल्युबिलिटी आपने कैलकुलेट की, सॉल्युबिलिटी का जो डेटा आपके पास आया उस डेटा के हिसाब से आपने क्या किए, सॉल्ट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। बट अगर मान लो कि मैंने तुमको पूछा कि सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करो, तो तुम्हें बहुत ही शॉकिंग लगेगा ये सुनकर, अगर तुमने 9th स्टैंडर्ड में सॉल्युबिलिटी पढ़ी है तो, कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होती है। ये आप लोगों का पॉइंट नंबर 2, जो ये महान टर्म है हम लोगों की सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी को जो डिफाइन करना होता है ना, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। या फिर आप उल्टी भाषा में ये भी कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए डिफाइन होती है जो लोग इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी उन लोगों के लिए डिफाइन होती है जो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं या जो इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। अब तुम खुद सोचो, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू किया था तो उस वक्त मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई थी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या फिर जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या फिर अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्युबिलिटी आप क्या नहीं लिखते हो, वो Ka, Kb या किसी प्रकार की कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट आपका क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है। मतलब जितना आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली है वो सारी की सारी इनिशियल कंसंट्रेशन आपके किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही जाती है ना। 100% डिसोसिएशन होता है वहाँ पे। तो इसका मतलब आपके पास एट द एंड रिएक्टेंट तो कुछ बचता ही नहीं है, आपके पास तो क्या बचता है, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बचता है। और हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब कहलाती है, जब उसके पास रिएक्टेंट भी हो और उसके पास प्रोडक्ट भी हो। तो जब तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हो ना, जो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं, उन लोगों के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होता है, उनके अंदर रिएक्टेंट नहीं होता। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो उनके अंदर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होती। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आप हाईली सोल्यूबल सॉल्ट्स की बात करते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो, हाईली सोल्यूबल सॉल्ट्स की बात करते हो, तो हाईली सोल्यूबल सॉल्ट्स पानी में जाने के बाद ऑलमोस्ट 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग हाईली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं बताते हैं। अब क्योंकि उसके लिए आयोनिक इक्विलिब्रियम ही डिफाइन नहीं है, आयोनिक छोड़ो, उसके अंदर इक्विलिब्रियम ही डिफाइन नहीं है, तो ऐसे केस में उसके लिए सॉल्युबिलिटी भी डिफाइन नहीं होगी। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, ठीक है, ये आप लोगों की स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए डिसॉल्व होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग सबसे अच्छे तरीके से किसके लिए डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी इज वेरी वेल डिफाइंड फॉर किसके लिए डिफाइन की गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से, फॉर स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। किसके लिए, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए। क्यों स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए, बात अब आती है रीज़न, इसका आप रीज़न सपोर्ट करिए कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए सोल्यूबिलिटी डिफाइन की गई। तो होता ये है कि जब हम लोगों के पास कोई स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है, तो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट आप लोगों का कभी भी 100% डिसोशिएट नहीं होता। ठीक है, वो 100% डिसोशिएट नहीं होता। स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के पास आप लोगों का अनडिसोशिएटेड सॉलिड्स भी होता है, मतलब आपके पास अनडिसोशिएटेड सॉल्ट भी होता है, अनडिसोशिएटेड सॉलिड सॉल्ट भी आप लोगों का एग्जिस्ट करता है। और एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम आप लोगों के पास में डिसोशिएटेड आयंस भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आपके पास दोनों चीज़ें होती हैं, आपके पास अनडिसोशिएटेड सॉलिड सॉल्ट भी होता है और आपके पास डिसोशिएटेड आयंस भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। अब क्योंकि आपके पास ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इट मीन्स दैट, ठीक है, इट मीन्स दैट कि वहाँ पे आप लोगों की क्या हो गई है, एक इक्विलिब्रियम अचीव हो गई है। अब क्योंकि वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो गई है, तो देयरफॉर वहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन डिफाइन, वहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। और क्योंकि हम वहाँ पे के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी भी वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं,
कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि क्यों हम लोग सॉल्युबिलिटी सिर्फ और सिर्फ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स की लेंगे, ना कि हाईली सोल्यूबल सॉल्ट की। अगर आप हाईली सोल्यूबल सॉल्ट लेते हो तो वहाँ पे आपके पास सिर्फ आयन्स होते हैं। ठीक है, आपके पास वहाँ पे कभी भी अनडिसोशिएटेड सॉलिड नहीं होता। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के केस में अगर आपने ये सॉल्ट ए बी लिया है, ठीक है, तो ये जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते इसके पास इस ए पॉजिटिव के एक्वस आयंस भी होंगे और इसके पास बी नेगेटिव के एक्वस आयंस भी होंगे। अगर यही बातचीत मैं आपके हाईली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए करूं तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ राइट साइड का ए प्लस और बी माइनस होगा, उसके बाद लेफ्ट साइड का सॉलिड ए बी होगा ही नहीं। तो ये एक जनरल बातचीत थी सॉल्युबिलिटी को लेकर कि सॉल्युबिलिटी कब किसके लिए डिफाइन होती है और क्यों उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिफाइन होती है। अब बात आती है ये, हाउ डू वी कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी। अब तुम्हें लग रहा होगा यार पूरी राम कहानी खत्म हो रही है, हम लोग सॉल्युबिलिटी होती क्या है पहले उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को आखिरी में बताना है तो मैं आखिरी में ही बताऊंगी, है ना। मेरे को पहले ये बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी को आप डिफाइन कैसे करते हो, मतलब आप कैलकुलेट कैसे करते हो, डिफाइन कैसे करते हो, बात की बात है। तो सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक टर्म पता होनी चाहिए। दैट टर्म इज नोन एज KSP। आपको क्या पता होना चाहिए, वो टर्म दैट इज नोन एज KSP। क्या है ये KSP? तो देखो दो छोटी छोटी लैंग्वेजेस में मैं तुम्हें इस चीज को समझा के देती हूँ, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में तुमने KA पढ़ा, इस चैप्टर में तुमने KB पढ़ा। मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल K में, नॉर्मल KA में, नॉर्मल KB में, KC में, KB में क्या अंतर है? क्या उनके लिखने के तरीके में कोई अंतर आता है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम एसिड के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो उसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम Ka कहने लगते हैं। क्योंकि हम आयनिक इक्विलिब्रियम Kb के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो मतलब बेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसको Kb कहने लगते हैं। और Kw तो तुम जानते ही हो होता क्या है, जब डिनोमिनेटर के H2O को उठा के हम K के पास लेकर जाते हैं तब Kw बनता है। मतलब नॉर्मल K एंड Kw आर नॉट द सेम थिंग। तो बेसिकली पूरी कहानी किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? पूरी कहानी आपकी सिर्फ और सिर्फ इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि आप लोगों के पास, ठीक है, आप लोगों के पास क्या है, के इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। आपके पास क्या लिखनी आनी चाहिए? के की इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, जो कि तुमने बहुत ही भली बात ही सीख के रखा है कौन से चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, बराबर। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि यहाँ पे आप के की वैल्यू मुझे लिखकर दिखाओ, तो बताओ यहाँ पे के का एक्सप्रेशन क्या होगा? तुम नहीं मुझे बोलोगे मैडम ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने सीखा है, ये लो, आपको यही चाहिए था ना, ये लो। अब कई लोगों की इसमें बत्ती जलेगी, अरे मैडम डिनोमिनेटर में आप ए बी कहाँ से लिख रही हो? ये ए बी तो आपने क्वेश्चन में लिखा है ना, वो सॉलिड है क्योंकि सॉल्ट है। ए बी क्या है? ये ए बी मेरा सॉल्ट है। और सॉल्ट कौन से होते हैं आपके? सॉलिड स्टेट के होते हैं। ये कौन से स्टेट के होते हैं? ये आपके सॉलिड स्टेट के होते हैं। कौन से स्टेट के होते हैं? सॉलिड स्टेट के होते हैं, बराबर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये एक नॉर्मल के तो मैंने लिखा। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम की पढ़ाई करते हैं, हम इस सॉलिड वाले पार्ट को 1 कंसीडर कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इस सॉलिड वाले पार्ट को यूजुअली हम 1 कंसीडर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 आता है कैलकुलेट करने पर, 1 आता नहीं है, हमारी बहुत अंदर से इच्छा होती है और हम इस सॉलिड वाले पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब मेरे मन है, जाओ भाई मैं यहाँ पे 1 कंसीडर नहीं करती। जैसे लास्ट टाइम KW को जब हमने डिफाइन किया था, वहाँ पे भी हमने कहा डिनोमिनेटर में लिखे हुए H2O को 1 लिया था, नहीं लिए थे ना। तो वैसे ही जाओ, मुझे यहाँ पे जो AB है मेरा, उसको मैं 1 डिफाइन नहीं करूँगी, जाओ जो करना है कर लो। अब मैं क्या करती हूँ, इस AB को उठा के मैं ले जाती हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो अब मुझे बताओ ये चीज़ क्या हो जाएगी, K मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का वही AB, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का सॉलिड। अच्छा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, A पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, B नेगेटिव। अब ये जो बला होती है ना, अब ये जो बला होती है कौन सी, आप लोगों की पर्टिकुलर K डॉट, ठीक है, K डॉट, डॉट नहीं बोलते बट मैं बोल रही हूँ K डॉट AB और सॉलिड
इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज KSP। अब तुम बताओ मुझे के क्या है। के आप लोगों का एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, और तुम तो जानते हो कि ये भी वैल्यू एक कांस्टेंट होती है। यूजुअली केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग इस वैल्यू को 1 कंसिडर कर लेते थे, बट यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को 1 कंसिडर ना करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को 1 कंसिडर ना करूँ, तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी, बट जो भी वैल्यू होगी होगी तो कांस्टेंट ही, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी होगी तो कांस्टेंट ही। तो अब मुझे बताओ, दो कांस्टेंट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 × 3, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट्स है। मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया, 6। 6 क्या है, कांस्टेंट है। 4 / 9, 4 क्या है, कांस्टेंट है। 9 क्या है, कांस्टेंट है। उन दोनों के डिवीजन से जो आंसर आएगा 0.4 समथिंग, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो व्हेन यू ऐड टू कांस्टेंट्स, व्हेन यू मल्टीप्लाई टू कांस्टेंट्स, व्हेन यू डिवाइड टू कांस्टेंट्स, आंसर इज कांस्टेंट, आंसर इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे इन दो कांस्टेंट्स को लिखने में मुझे तकलीफ हो रही थी, ठीक है, मुझे क्या हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बार बार K.H सॉलिड मैं इसको ऐसा लिखूं। तो मैंने इन दोनों को हटाया और इन दोनों के बदले में मैंने एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। आई इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कांस्टेंट, ठीक है, मैं मतलब किताब वाले ने, ठीक है, मैं मतलब किताब वाले ने, आई इंट्रोड्यूस्ड न्यू कांस्टेंट, मैंने क्या किया, नया कांस्टेंट यहाँ पे क्या कर दिया है, आप लोगों का इंट्रोड्यूस्ड कर दिया है। तो यानी कि KSP क्या है, KSP बेसिकली इन दोनों की जगह पे लिखे जाने वाली ये एक वैल्यू है, और जो कि राइट हैंड साइड में उसके वही रहेगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव, क्या रहेगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव। तो दिस इज माई KSP। तो अगर किसी ने तुमसे पूछा कि KSP क्या है, तो समझा तो सकते हो ना कि KSP नामक चीज आई कहाँ से, KSP नामक चीज आई कहाँ से, ऐसे आई। अब लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में इस KSP का कोई नाम वाम है कि नहीं, कि बेनाम आत्मा है, ऑब्वियसली इस KSP का नाम है, और दिस KSP इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे KW क्या कहलाता था, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये क्या कहलाता है आप लोगों का, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, किसका, ऑफ दैट सॉल्ट। KSP इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दैट सॉल्ट। अब मान लेते हैं तुम्हें कोई भी तुम्हें रैंडम सॉल्ट दे दिया गया, जैसे तुम्हें दे दिया गया AgCl एक सॉल्ट है, आपको इस AgCl सॉल्ट का KSP लिखना है। तो KSP लिखने की जो स्टेप नंबर 1 होती है, बहुत ही सिंपल है, क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में बताओ, आप उस AgCl को तोड़ दो, कैसे, इस प्रकार से, Ag पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव। अब इसको तोड़ने के लिए बेसिक रेडिकल्स किस पे कितना होता है, Ag पे +1 होता है कि +2 होता है, Cl -1 होता है कि -5 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, बेसिक केमिस्ट्री। अब यहाँ से कोई तुमसे पूछेगा KSP लिखो, तो लिख दो भाई KSP। कैसे लिखेंगे KSP, राइट साइड में यानी कि प्रोडक्ट के साइड में आपको जो आयंस दिख रहे हैं, बस उन आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, डन, खत्म, दिस इज अ KSP। तुम बोलोगे मैडम इस बार डिवाइड नहीं करना है क्या, क्यों भाई, डिवाइड में AgCl क्यों लिखोगे, क्योंकि डिवाइड में AgCl लेकर जाओगे तब जब वो K से मल्टीप्लाई होगा तभी तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहेंगे, KSP कहेंगे ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, KSP कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, एक और एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक सॉल्ट दिया हुआ है, कौन सा सॉल्ट लें, ये कुछ अच्छा वाला सॉल्ट ले लेते हैं, CaCl2, ये आपको सॉल्ट दिया है। अब मैं पूछूंगी इसका KSP लिखो, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले रिएक्शन को तोड़ो। तो मैंने, अब कई लोगों को तोड़ना भी नहीं आता है, तोड़ना इसलिए नहीं आता है क्योंकि 10th क्लास तक कुछ कभी याद नहीं किया है, मतलब पावर वगैरह। अच्छा, अब होगा क्या, अब ये जो CaCl2 है, तुम तो जानते हो कैल्शियम की पावर होती है 2+ और Cl की होती है -1, क्योंकि 2 Cl है तो 2 Cl नेगेटिव, बेसिक। अब यहाँ से किसी ने पूछा कि KSP क्या है, तो KSP कैसे डिफाइन करोगे, कैल्शियम यहाँ पे आएगा 2+, अब यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव, लेकिन Cl नेगेटिव में यहाँ पे स्टोकियोमेट्री कितनी दिख गई, 2 दिख गई, कितनी दिख गई, 2 दिख गई, यानी कि यहाँ पे लगा दो इसका स्क्वायर। तुम्हें नहीं लगता पूरा का पूरा हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहे हैं, कोई और कुछ भी नहीं, बस ये होता है आप लोगों का आयोनिक प्रोडक्ट, ये होता है आप लोगों का आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो या फिर क्या, सॉरी, ये होता है आप लोगों का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू फील बाय द टर्म सोल्यूबल।
दूसरा, फिर आपने ये पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म solubility product, why we are defining the solubility product for the sparingly soluble salts, ये हमने देखा। KSP को लिखते कैसे हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, अब हमने ये देखा। अब ये KSP मेरे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 2, वाई KSP इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। KSP मेरे लिए क्या करके देती है, वाई KSP इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, वाई ठीक से लिख लेना उसको, वाई KSP इज इंपॉर्टेंट, क्यों KSP के कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोगों की लाइफ अच्छी खासी अच्छी चल रही थी, KA KB KW में हम ऑलरेडी कंफ्यूज हो रहे थे, आपने अभी KSP इंट्रोड्यूस कर दिया, आखिर क्यों। तो सबसे पहला एप्लीकेशन KSP के पढ़ने का देखो ये है, जो कि तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है। जिनको याद नहीं है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या, वो थोड़ा सा ना रिविजिट करना केमिकल इक्विलिब्रियम को, और वहां जाके तुम्हें बेशक वो चीज़ याद आ जाएगी। क्या पढ़ा था हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि हम किसी भी रिएक्शन के लिए अगर K लिख सकते हैं, तो हम किसी भी रिएक्शन को अगर इक्विलिब्रियम पे ना करवाते हुए उसके लिए भी अगर K लिखें तो Q होता है। मतलब अगर आप एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ एक्टिव मास को इक्विलिब्रियम पे लिखते हो तो वो चीज़ K कहलाती है। अगर आप उसी सेम एक्सप्रेशन को वही सेम तरीके से लॉ ऑफ एक्टिव मास से अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं लिखते हो, नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो वही चीज़ आप लोगों की क्या कहलाती है, Q। तो सिमिलरली जब मैं इक्विलिब्रियम पर हूँ, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इक्विलिब्रियम पे हूँ और इक्विलिब्रियम पे, सिमिलरली की स्पेलिंग ठीक कर लेना, सिमिलरली अगर मैं इक्विलिब्रियम पे हूँ और इक्विलिब्रियम पे रहते हुए मैंने एक्सप्रेशन लिखा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, तो वही एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम पे लिखा जाने वाला कहलाएगा KSP, बराबर। बट मान लेते हैं मैंने यही एक्सप्रेशन लिखा किसका, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, लेकिन मैं अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं हूँ, और अगर मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं हूँ तो यही आपका एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, Q। ठीक है, बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ी हुई बातचीत। अच्छा, अब इस Q का और इस KSP का क्या रिलेशनशिप है। आपने मान लेते हैं आपने KSP भी निकाला, इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू भी निकाली, और एक बार बिना इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू भी निकाली, और आपने अगर ये देखा कि आपका जो Q है वो आपके KSP से छोटा आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाना चाहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में इस चीज़ पर डिटेल में बातचीत की है, तो अभी इस बातचीत का कोई तुक नहीं बनता है। अगर मान लेते हैं Q और KSP आप लोगों का इक्वल आ गया है, इट मीन्स दैट आपकी जो रिएक्शन है वो कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में। मान लेते हैं आपका जो Q है वो ग्रेटर देन KSP आ गया है, इसका मतलब रिएक्शन तुम्हारी ऑलरेडी आगे भाग चुकी है, इक्विलिब्रियम को छोड़कर। इक्विलिब्रियम का जो स्टॉप था ना, उस स्टॉप को वो छोड़ चुकी है और रिएक्शन ऑलरेडी आगे भाग चुकी है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन का मतलब होता है कि अब वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, एग्जैक्टली यानी कि यहाँ पे अभी आपकी पीपीटी जो 10th क्लास तक पढ़ते आते हो ना, पीपीटी के कलर्स जो सॉलिड स्टेट में होता है, राइट, जो टेस्ट ट्यूब के नीचे डिपॉजिट हो जाता है, बराबर। ये वो प्रोसेस जब आपका Q आपके KSP से बड़ा आने लगता है, इसका मतलब आप लोगों का प्रेसिपिटेशन वहाँ पे शुरू हो गया। और जब आप लोगों का Q KSP के इक्वल होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड है। अब लोगों को डाउट आएगा, मैडम व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन इसी के बारे में करेंगे, तब सुन लेना, अभी फिलहाल शांति से सुनो। तो जब भी आपका Q और KSP इक्वल हो, इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा है, सैचुरेटेड है। और अगर आपका Q KSP से छोटा है, इसका मतलब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अभी तक आया नहीं है, रिएक्शन और आगे जाना चाहती है, और आगे जाना चाहती है मतलब वो ज़्यादा आयंस बनाना चाहती है, want to form more ions। थोड़ा ना फील लो, ठीक है, थोड़ा ना चीज़ों की फील लो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब होता है कि रिएक्शन सॉलिड स्टेट में नहीं रहना चाहती, रिएक्शन अपने सॉलिड स्टेट को छोड़कर कौन से डायरेक्शन में आना चाहती है, कौन सी स्टेट में आना चाहती है, आयंस वाली फॉर्म में आना चाहती है। और कोई भी चीज़ अगर आयंस बनाने में इंटरेस्टेड है,
अगर कोई भी चीज आयंस बनाने में इंटरेस्टेड है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि वो डिसॉल्व होना चाह रहा है, क्योंकि देखो आयंस बन गए यानी कि वो डिसॉल्व होना चाह रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा आयंस बनाएगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आयंस बनेंगे इसका मतलब सॉल्ट खत्म होता जा रहा है और आयंस बनते जा रहे हैं, और अगर आयंस बनते जा रहे हैं इसका मतलब आप लोगों का जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व होना चाह रहा है। और अगर कोई सॉल्ट डिसॉल्व होना चाह रहा है इसका मतलब खुद अभी वो सॉल्ट कैसा रहा है? अनसेचुरेटेड रहा है। अभी वो खुद वो सॉल्ट कैसा रहा है? अनसेचुरेटेड रहा है, मतलब वो सोल्यूशन क्या है? अभी अनसेचुरेटेड है। तो जब जब आप लोगों के इस क्यू की वैल्यू, क्यू मतलब नॉन, जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे नहीं होते हैं तब वाली वैल्यू अगर आप निकालोगे किसके लिए? किसी भी आपके क्या कहते हैं सॉल्ट के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये देखते हो कि Q अभी भी आपके KSP से छोटा है, ठीक है, Q आपके अभी भी किससे छोटा है? KSP से छोटा है, तो ये बताता है कि रिएक्शन भाई देख अभी ना प्रोडक्ट साइड में गई नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम आने का है। और हर रिएक्शन चाहती है कि इक्विलिब्रियम आए। समझ में आ रही बात? हर रिएक्शन चाहती है कि इक्विलिब्रियम आए। तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए वो फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाने का मतलब होगा वो ज्यादा आयंस बनाएगी, और ज्यादा आयंस बनाने का मतलब होगा कि वो अपने सॉलिड स्टेट से टूट टूट कर डिसॉल्व होते जा रही है। और जब कोई चीज डिसॉल्व होते जा रही है इसका मतलब वो डिसॉल्व होना चाह रही है। जैसे वो डिसॉल्व होना चाह रही है तभी तो डिसॉल्व हो रही है। तो कोई भी चीज अगर किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व होती है, जैसे अगर तुम मान लेते हैं तुम्हें अभी खाना दिया गया, तुम खाना खाते जा रहे हो, इसका मतलब तुम भूखे हो, तुम्हारा पेट अभी भरा नहीं है। तो ये भी वैसी ही बातचीत है। अगर वो पर्टिकुलर सॉल्ट आपका डिसॉल्व और होते जा रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन अभी भी सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आएगी ना जब तुम लोग डिसॉल्व मतलब खाना खाना बंद कर दोगे। सॉरी यार मैंने डिसॉल्व बोला, 2 मिनट। बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, जब भी तुम डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो होगा क्या कि डिसॉल्व करते जाओगे। तो वैसे जैसे तुम खाना खाते जा रहे हो, तो तुम कब तक खाओगे? जब तक तुम अपनी लिमिट पे नहीं पहुंचोगे। मतलब अभी भी तुम खा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर पेट में जगह बाकी है ना। तो इसका मतलब वो सोल्यूशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि वो डिसॉल्व होना चाह रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या होता है कि वो डिसॉल्व होना चाह रहा है। और कोई भी चीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके अगर डिसॉल्व होना चाह रही है इसका मतलब अभी उसके अंदर और डिसॉल्व होने की कैपेसिटी है। वो डिसॉल्व होना चाह रही है, इसका मतलब अभी भी उसके पेट खाली है। ठीक है, अभी भी उसके अंदर जगह खाली है। किस चीज के लिए जगह खाली है? तुम्हारे अंदर खाना खाने के लिए जगह खाली है। ठीक है, उसके अंदर जगह खाली है। और तुम्हारे अंदर किसके लिए जगह खाली है? खाना खाने के लिए जगह खाली है। हिंदी मेरी पुअर हो सकती है, उस चीज को तुम देख लेना। जगह खाली है किसके लिए? सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए। किस चीज को लेकर? सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए उसके पास जगह खाली है। तो जब उसके पास जगह खाली है, जब तुम्हारे पास पेट में जगह खाली है, तो तुम क्या बोलते हो? आई एम एम्प्टी स्टमक, मेरा अभी पेट खाली है, मैं अभी पेट भरा नहीं है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसका पेट अभी खाली पड़ा है उस सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस ऐसे सोल्यूशंस को कहा जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस आप लोगों के ऐसे सोल्यूशंस को कहा जाता है जिन सोल्यूशंस के अंदर में अगर आप और सॉल्ट डालोगे तो और सॉल्ट डालने पर वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ मोर सॉल्ट, अगर आपने वहां पे और सॉल्ट डाला, ठीक है, देन दैट सॉल्ट ऑल्सो डिसॉल्व, ठीक है, देन दैट सॉल्ट ऑल्सो डिसॉल्व। ठीक है, वो सॉल्ट क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि वो भूखा है तभी वो सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है, लेकिन अच्छा, पहले लेकिन पे बाद में जाते हैं, पहले ये लिख लेते हैं कि ऐसे लोगों के लिए
जो क्यू होता है, क्यू को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, केएसपी ही कहते हैं, बट ऐसा केएसपी जो इक्विलिब्रियम पे नहीं लिखा गया, ठीक है, एक ऐसा केएसपी जो इक्विलिब्रियम पे नहीं लिखा गया। और कई किताब में आप इसका सिंबल आईपी भी पाओगे, कई किताब में आप इस चीज का सिंबल आईपी भी पाओगे। और ये क्यू अगर आपके केएसपी से छोटा है तो आप बोल देना भाई कि अभी मेरा सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है। लेकिन एक बात बताओ, तुम खाते गए खाते गए खाते गए, अरे कभी तो ऐसी लिमिट आएगी ना जब तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम बोलोगे बस अब नहीं। अब जब तुम बोलोगे ना कि नहीं बस अब मैं नहीं खा सकता, नाउ आई एम कंप्लीट, नाउ आई एम कंप्लीट, मतलब जब आपका क्यू और जब आपका के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब तुम्हारा खाना पूरे गले तक भर दिया गया है, अब उसके आगे तो तुम्हारे पेट मुंह के अंदर हम डाल नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन जब आपका क्यू और के आपस में इक्वल आ जाता है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ना तो वो फॉरवर्ड जाएगी ना तो वो बैकवर्ड आएगी, वो जहां है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ चेंज किया, थोड़ा सा भी चेंज, मतलब अभी रिएक्शन जो है पूरी फुल ऑन इक्विलिब्रियम पे बैठी हुई है। अब इसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब पेट भर गया, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, पेट भर गया, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, पेट भर गया, ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आपके पास है, लेट अस इमेजिन तुम्हारे पास एक कंटेनर है, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कंटेनर दिया है सॉल्यूशन से बना हुआ, और तुमको उन्होंने बोला कि देख बेटा पहचान कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि अनसैचुरेटेड है कि सुपर सैचुरेटेड है। तो ऐसे केस में आप कैसे पहचानोगे कि टीचर के द्वारा दिया हुआ कंटेनर के अंदर रखा हुआ सॉल्यूशन क्या है? क्या आप उसका केएसपी निकालोगे, क्या उसका क्यू निकालोगे? नहीं, आप मैडम को बोलोगे मैडम जिस सॉल्यूशन को आपने बनाया है वाला सॉल्ट दो मुझे, तुम्हारे टीचर ने दिया, सॉल्ट का पिंच आप उसमें डाल के रखोगे। अगर थोड़ा सा पिंच डालने पर सॉल्ट डिजोल्व हो गया तो आप क्या बोलोगे, मैडम ये तो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि सॉल्ट डिजोल्व हो गया, वो तो भूखा है अभी भी, बराबर। लेकिन अगर आपके थोड़ा सा पिंच डालने पर सॉल्ट ने फटाफट पीपीटी बना ली, पीपीटी मतलब वो सॉल्ट डिजोल्व नहीं हुआ, वो बॉटम में जाके जमा हो गया, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैडम आपने जो मुझे सॉल्ट दिया था वो सॉल्ट क्या था, सैचुरेटेड था। वो सॉल्ट कैसा था, सैचुरेटेड था, मतलब उसकी लिमिट हो चुकी थी। तो ऐसे केस में सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते क्या हैं, इनमें अगर आपने थोड़ा सा भी और सॉल्ट डाला, ऑन एडिशन ऑफ मोर सॉल्ट एट दिस स्टेज, ठीक है, मोर सॉल्ट अगर आपने डाला एट दिस स्टेज, तो ऐसे में होता क्या है, एट दिस स्टेज ऐसे में होता क्या है, देन दैट सॉल्ट विल नॉट डिसॉल्व, ठीक है, वो सॉल्ट आप लोगों का डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, दैट सॉल्ट विल डिपॉजिट एट द बॉटम, दैट सॉल्ट विल डिपॉजिट एट द बॉटम, वो बॉटम में जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मायने में, मतलब अर्थ होता है। अब ऐसे अब बात आती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब, सॉरी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सुपर सैचुरेटेड, देखो प्रेसिपिटेशन मैंने लिख तो दिया है, बट दे आर नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, दे आर नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तुम करके देख लो घर पर ये काम। एक ग्लास लो, उस ग्लास में पानी डालो और उसमें नमक डालो। अब नमक डालने पे होगा क्या, आप थोड़ा नमक डालोगे डिजॉल्व हो जाएगा, थोड़ा और डालोगे डिजॉल्व हो जाएगा, थोड़ा और डालोगे डिजॉल्व हो जाएगा, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपका नमक डिजॉल्व होना बंद हो गया है, बल्कि ग्लास के बॉटम में जाके बैठ गया है, मतलब सेटल डाउन हो गया है। तो अब आप उस स्टेज पे चाहे नमक की बोरी ही क्यों ना डाल दो ग्लास के अंदर, चाहे आप 10 घंटे तक स्टरिंग करते रहो, आपका सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जब जब क्यू आपका बड़ा आ जाता है केएसपी से, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी आप लोगों की इक्विलिब्रियम को छोड़कर आगे भाग चुकी है। रिएक्शन ऑलरेडी भाग गई है आगे, इक्विलिब्रियम से भी आगे भाग गई है, गई कैसे लिखते हैं, भाग गई है आगे, ठीक है। रिएक्शन ऑलरेडी भाग गई है आगे इक्विलिब्रियम को छोड़कर, ठीक है, इक्विलिब्रियम को छोड़कर वो ऑलरेडी आगे भाग गई है, भाग गई वो एकदम, बराबर। अब इक्विलिब्रियम तो पीछे छूट गया, जिस स्टेशन पे तुम्हें उतरना था स्टेशन तो पीछे छूट गया, अब क्या करें। अब जिस स्टेशन पे भाई पहुंचे हो उस स्टेशन पे उतरो, गाड़ी पकड़ो और पीछे आओ। तो अब हर रिएक्शन चाहती है कि काश मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए,
काश मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो ऐसे केस में वो बोलती है अब मैं और आगे नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो मोर फ्रंट, ठीक है, पुअर इंग्लिश, मैं अब और आगे नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट प्रोसीड मोर, ठीक है, आई विल नॉट गो मोर फर्दर, मैं नहीं जाने वाली हूं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, ठीक है, आई विल नॉट मूव फर्दर, मैं अब आगे नहीं जाऊंगी। मतलब रिएक्शन अब आगे नहीं जाएगी। आगे नहीं जाएगी का मतलब क्या होता है, आयंस विल नॉट फॉर्म, आयंस विल नॉट फॉर्म, आयंस विल नॉट फॉर्म। और अगर आयंस फॉर्म ही नहीं होंगे तो वो वाली चीज डिसॉल्व होगी क्या, नहीं, वो वाली चीज डिसॉल्व नहीं होगी। और अगर कोई चीज डिसॉल्व नहीं हो रही है इसका मतलब दैट इज इट इज अनडिसॉल्व, दैट इज इट इज अनडिसॉल्व, इसका मतलब वो चीज खुद क्या है, अनडिसॉल्व है। और अगर वो चीज अनडिसॉल्व है इसका मतलब वो चीज किस फॉर्म में मौजूद है, वहां सॉल्ट के फॉर्म में ही मौजूद है। तो इसीलिए जब जब आपका Q KSP से बड़ा आ जाता है, मतलब नॉन इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू अगर बड़ी आ गई इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब रिएक्शन अब आपकी इतनी इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे भाग चुकी है कि अब वो और आगे नहीं जाएगी और आयंस को डिसोशिएट नहीं करेगी, मतलब और आयंस फॉर्म नहीं करेगी, और आयंस यदि फॉर्म नहीं होंगे तो फर्दर वो सॉल्ट नहीं बनाएगी, मतलब और डिसॉल्व नहीं होंगे, और फिर वहां पे आपका सॉल्ट सॉल्ट ही रह जाएगा और आपको वो सॉल्ट नीचे दिखेगा। कहाँ जाएगा यार वो सॉल्ट, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। अब जो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा वो ग्लास से उचक कर हवा में उड़ तो नहीं जाएगा ना कि जा यार मेरे को तो पानी अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहा, चलो मैं जाता हूँ वापस। सॉल्ट कहाँ जाएगा, ग्लास में पड़ा रहेगा नीचे, वही सॉल्ट आपको जमा हुआ दिखता है एंड उसी सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है, उसी सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। और ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, बराबर। तो बचपन में भी आपने यार ये सारी चीजें पढ़ी हैं, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बराबर सैचुरेटेड, तो कुछ भी नया तो मैंने नहीं बताया है, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा था तो उनके लिए बिल्कुल नया हो सकता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि नाउ सॉल्ट इज डिपॉजिटिंग एट द बॉटम, ठीक है, आप चाहे आप कुछ भी कर लो, हाँ, डिपॉजिटिंग एट द बॉटम, चाहे आप तुम कुछ भी कर लो तो हमेशा अब क्या होगा, आप लोगों का वो सॉल्ट नीचे जमा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और आप सोल्यूशन को बोलोगे कि सुपर सैचुरेटेड हो गया है। जैसे टंकी है, घर में अपन रोज सुबह पानी की टंकी में मोटर ऑन करते हैं पानी चलाने के लिए। अगर टंकी की कैपेसिटी होती है 5000 लीटर, मान लेते हैं, तुमने उसको उसकी उस कैपेसिटी से कम पानी दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी। तुमने एग्जैक्ट 5000 लीटर पानी दिया तो क्या होगा, एग्जैक्ट अमाउंट में टंकी भरी हुई रहेगी, एकदम, ना पानी एक बूंद बाहर, एक बूंद पानी बाहर नहीं होगा, जस्ट भरी हुई है। तुमने 5000 से थोड़ा सा पानी ऊपर दिया, क्या होगा, जो थोड़ा सा पानी तुम ऊपर दिए हो वो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा बताओ, ओवरफ्लो होके नीचे गिर जाएगा। इसी को तो हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, कि एक बार जब सैचुरेशन आ गई, उसने बोल दिया कि भाई मेरी कैपेसिटी इस सॉल्ट को लेने की इतनी थी, वो मैं ले चुका हूं, अब मुझे और सॉल्ट नहीं चाहिए। बट तुम तो ठहरे बदतमीज, तुमने बोला ऐसे कैसे, तेरी मर्जी कैसे, मैं तो और सॉल्ट दूंगा, लो। और ऐसे में तुम सॉल्ट डालते जा रहे हो सॉल्वेंट के अंदर, तो बेचारा सॉल्वेंट क्या करेगा, उसने हाथ खड़े कर दिए, नहीं भैया मेरे से नहीं हो सकता। वो उस पर्टिकुलर सॉल्ट को अब नीचे क्या करने लगेगा, डिसॉल्व करने लगेगा, सॉरी डिपॉजिट करने लगेगा, और उस प्रकार के टंकी से ओवरफ्लो सिचुएशन को हम कहते हैं, टंकी से पानी बहने वाली सिचुएशन को ओवरफ्लो हो गया पानी, तो वैसे ही अभी हम इस सिचुएशन को कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन क्या हो गया है, सुपर सैचुरेटेड हो चुका है, सुपर सैचुरेटेड हो चुका है, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड हो चुका है। मैं अभी तुम्हें सारी जानकारी ना सॉल्युबिलिटी को लेकर दे रही हूँ, ठीक है, मैं अभी तुम्हें सारी जानकारियां किसको लेकर दे रही हूँ, सॉल्युबिलिटी को लेकर दे रही हूँ। और अभी तो मैंने तुम्हें, मतलब ये जो वर्ड है प्रेसिपिटेशन, आईपी कहते हैं यूजुअली उस सिचुएशन में, मतलब जो हम क्यू 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 लिख रहे हैं ना, इसको यूजुअली हम लोग आईपी कहते हैं, ठीक है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं। जो क्यू है ना, इसको आप कई बुक्स में आईपी लिखा हुआ भी पाओगे, तो आईपी भी अगर आपने लिखा है तो भी चलता है। आईपी का मतलब आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन के हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, अभी तो बस मैंने तुम्हें जनरल जी के फैक्ट से अवगत कराया है,
ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा इस प्रकार के जीके फैक्ट के अगर सवाल आए तो उस प्रकार के जीके फैक्ट के सवालों को मुझे इस तरीके से क्या करना है, टैकल करना है। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ना जब सॉल्युबिलिटी की बात होती है ना तो एक टॉपिक हमेशा खड़ा आ जाता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, तुमने नहीं भी किया है डजेंट मैटर, कभी घर में अगर होते हुए दिखे तो देखना जरूर। तुम्हारे पास एक गिलास पानी है, लेट्स से जग भर के पानी है, उस एक जग पानी में तुम मान लो 1 किलो शक्कर डाल दो, थोड़ा वेस्ट होगा और क्या होगा, डिजोल्व करो अपने चमचे को लेकर, स्टिरर, घर का स्टिरर लेकर, कुछ शक्कर तुम्हारी डिजोल्व होगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शक्कर तुम्हारी डिजोल्व नहीं होगी। अब मान लेते हैं अब तुम्हें लेके शक्कर तो डिजोल्व करनी है कैसे भी, तो अपन क्या करते हैं, जो गुलाब जामुन तुम खाते हो, जो रसगुल्ले तुम खाते हो, उसमें देखना वो चाशनी होती है, लिक्विड सिरप, शुगर सिरप इंग्लिश भाषा में, हिंदी में चाशनी, और मराठी में आई थिंक ताक ऐसी कुछ कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट चाशनी, राइट, मीठी मीठी सी लगती है। वो कैसे बनाई जाती है? यही तो किया जाता है ना, गैस के ऊपर पानी का वो बर्तन रखते हैं और उसके अंदर फिर शक्कर डाल के शक्कर को डिजोल्व करते हैं। तो पहले उसी एक जग पानी में शक्कर डिजोल्व नहीं हो रही थी, बट अगर आप उसी एक जग पानी को अगर आप अभी उठाकर गैस पे चढ़ा दोगे ना तो वो क्या हो जाएगी, आप लोगों की डिजोल्व हो जाती है, पटाख से डिजोल्व हो जाती है, तुरंत डिजोल्व हो जाती है, एकदम स्पीड में डिजोल्व होती है। क्यों? शक्कर तो उतनी है, 1 किलो पहले भी डाली थी, 1 किलो अभी भी डाली है, पानी पहले भी उतना था, अभी भी उतना है। तो आखिर क्यों तुम लोगों का क्या कहते हैं, शक्कर डिजोल्व हुआ? क्यों? रीजन, तो रीजन ये है कि पहले आप नीचे से हीट सप्लाई नहीं कर रहे थे, अब आप नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हो। तो तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में से एक बात सबसे इंपॉर्टेंट पता जो होनी चाहिए वो ये कि आप लोगों की जो के की वैल्यू होती है, देखो के की वैल्यू चाहे के हो, के बी हो, के डब्ल्यू हो, के एस पी हो या आगे पढ़ने वाला कोई दूसरा के हो, के आखिर के ही है, के आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। एसिड के लिए पढ़ते हो तो के बन जाता है, वाटर के लिए पढ़ते हो तो के डब्ल्यू बन जाता है, कि है तो भाई के ही ना। तो के जो होता है वो के आप लोगों का तुम्हें पता होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है वो? एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है वो? एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और अगर वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इसका मतलब अगर तुमने टेम्परेचर में छेड़छाड़ की तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बदलेगा, और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल गया तो रिएक्शन भरपूर कोशिश करेगी क्या करने की, उस इक्विलिब्रियम को वापस से अचीव करने की, तो सब कुछ बदल जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो सॉल्युबिलिटी को मतलब इफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है? ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसके बढ़ने या उसके घटने से आपकी सॉल्युबिलिटी बदलेगी, आपकी सॉल्युबिलिटी बदलेगी। ठीक है, तो इससे एक बात याद रखना कि अगर मैं किसी सर्टेन टेम्परेचर की बात कर रही हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पाउडर है, एक रैंडम मेरे पास एक पाउडर है, पाउडर के डब्बे, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि देख मेरे पास ये जो पाउडर है इस पाउडर की सॉल्युबिलिटी है 2। लेट अस इमेजिन, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि इस पाउडर की जो सॉल्युबिलिटी है वो लेट अस इमेजिन कितनी है, 2। उसने मुझसे पूछा किस टेम्परेचर पे, तो मैंने बोला मैंने ये कैलकुलेशन की है भाई 20 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, फिर मान लेते हैं कल उसके पास एक दूसरा लड़का आया, उसने बोला कि मेरे पास भी वही पाउडर है जो कल मैं लेकर गई थी, लेकिन मेरी सॉल्युबिलिटी है 3, लेकिन ये जो सॉल्युबिलिटी है, हाँ 5 मिनट बाद, ठीक है, ये जो मेरे पास सॉल्युबिलिटी है ये सॉल्युबिलिटी 3 आई है। तो बताओ कौन झूठ बोल रहा है? वो लेकिन बोल रहा है कि नहीं मैंने सॉल्युबिलिटी 30 डिग्री सेल्सियस पे निकाली है, तो कौन झूठ बोल रहा है?
दोनों झूठ बोल रहे होंगे। एक ही चीज की दो सॉल्युबिलिटी कैसी हो सकती है फिर? नहीं, एक चीज की दो सॉल्युबिलिटी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और अगर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी और अगर टेम्परेचर को तुम कम ज्यादा करोगे तो ऐसे में क्या होगा, आप लोगों की सॉल्युबिलिटी बदलेगी। ठीक है, आपका केएसपी क्या होगा, चेंज होगा। और अगर केएसपी आप लोगों का चेंज होता है किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर, तो ऑब्वियस है कि आप लोगों की सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी। ड्यू टू टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बराबर, ये सॉल्युबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो पहली चीज जिस पे आपकी सॉल्युबिलिटी मतलब क्या करती है, डिपेंड करती है, वो डिपेंड करने वाला फैक्टर कौन है, आपका टेम्परेचर। अब जैसे हमने आपके क्या कहते हैं जो टॉपिक था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें पढ़ा था कि जो के होता है, के, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। याद आ रहा होगा तुम्हें। तो वैसे ही आपका जो केएसपी होता है, ये केएसपी भी उसी प्रकार से इंडिपेंडेंट होता है किस चीज के, कंसंट्रेशन के। किस चीज के, कंसंट्रेशन के। आप कितनी कंसंट्रेशन ले रहे हो इससे आपके केएसपी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे आपके केएसपी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। तो हमने अभी जितनी बातचीत करनी थी सॉल्युबिलिटी के बारे में कर ली। अब द पॉइंट अराइजेस हियर कि आखिर आप जो इतनी बातचीत कर रहे हो सॉल्युबिलिटी, बाय द वे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉल्युबिलिटी? आखिर सॉल्युबिलिटी हम किस बला को कहते हैं? सॉल्युबिलिटी आखिर कौन सी वो चीज है? तो देखिए जरा, सॉल्युबिलिटी आखिर कहा किसको जाता है। अब अगर तुम बोलोगे कि मेरे पास ये 1 गिलास पानी है, इसमें मैंने 2 चम्मच शक्कर डिजोल्व की और शक्कर डिजोल्व हो गई, इसी को मैं सॉल्युबिलिटी कहूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको हम सॉल्युबिलिटी कहूंगा, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिनोट सॉल्युबिलिटी विद द सिंबल ऑफ एस। तो सॉल्युबिलिटी को फिर आप डिफाइन कैसे करते हो, आखिर सॉल्युबिलिटी है क्या? तो देखो, सॉल्युबिलिटी सबसे पहले तो अगर आपको किसी भी चीज की कैलकुलेट करनी है, किसी भी चीज की, आप पहले तो ना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर लो। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर सीखा, अगर तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखोगे, टेम्परेचर को ज्यादा करोगे, तो जो चीज पहले डिजॉल्व नहीं हो रही थी वो भी डिजॉल्व होने लगेगी। तो आपको पता कैसे चलेगा यार कि वो डिजॉल्व हो रही है, नहीं हो रही है, किस मतलब चेंज हो रहा है ना बार बार। कम टेम्परेचर करोगे तो जो डिजॉल्व हुआ था ना वो भी अनडिजॉल्व हो जाएगा, वापस से बैकवर्ड आ जाएगी रिएक्शन। फिर सोचो, इसलिए टेम्परेचर आपको फिक्स रखना है। अगर आपने टेम्परेचर फिक्स रखा तो आपके पास जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का मतलब सॉल्ट, ठीक है, आपके पास जो सॉल्ट है, आखिर वो सॉल्ट आपके सॉल्वेंट में, ठीक है, आपके सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व हो रहा है। द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैंने 100 ग्राम का सॉल्वेंट लिया है, प्रेफरेबली वाटर, और अगर मैंने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा है, तो कितना सॉल्ट मेरा डिजॉल्व हो रहा है, सच दैट कि मेरे पास क्या बनना चाहिए, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार होना चाहिए, सच दैट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। अब तुमको इस डेफिनेशन में ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं समझा? तुम्हें कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों रखते हैं इसका भी मतलब पता है, बराबर। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है इसका भी मतलब पता है। मतलब अगर मान लो आपके पास 1 ग्लास है, इस 1 ग्लास में सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर भरा है, इसकी कैपेसिटी है आपके पास 10 टेबल स्पून शुगर को, ये क्या कर सकता है, 10 टेबल स्पून शुगर को ये अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। अब अगर मान लेते तुमने इसके अंदर में 8 टेबल स्पून शक्कर डाली, तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? ये सिचुएशन ना कहलाएगी अनसैचुरेटेड। अगर तुमने इसके अंदर में 10 टेबल स्पून शक्कर डाली तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन कहलाएगी सैचुरेटेड। और अगर आपने 12 चम्मच या उससे ज्यादा या 11 या 10.5 भी किया तो वो सिचुएशन कहलाएगी सुपर सैचुरेटेड। तो जब भी आपको किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी निकालनी होती है तो आप ये नहीं करते कि 100 ग्राम के सॉल्वेंट में 1 चम्मच शक्कर डाली और उसने बोला हाँ डिजॉल्व हो गया, खुशी के हमारे ताली बजाई और आ गए वापस। ऐसा नहीं, तब तक शक्कर डालते जाओ जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता।
अब कई लोगों को डाउट आ रहा होगा दिमाग में कि मैडम अगर ऐसे हम डालते जाएंगे और हमको कैसे पता चलेगा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, हो सकता है हमने जो शक्कर डाली अब वो सुपर सैचुरेटेड हो जाए। तो हम लोग ना गिन गिन के डालते हैं, जब प्रैक्टिकली ये काम किया जाता है तो गिन गिन के डालते हैं कि अच्छा इतना वेट अभी मैंने डाला था और अभी मैं इतना वेट और डाल रही हूँ, अच्छा इतना वेट डालने पर ये तो सुपर सैचुरेटेड हो गया, इसका मतलब मेरा पहले वाला जो वेट था वो सैचुरेटेड था। ठीक है, वो प्रैक्टिकली करते हैं बट वो आपको तो करना नहीं है। तो आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए, और उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए आपने कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया 100 ग्राम के सॉल्वेंट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो यूजुअली सॉल्युबिलिटी का अगर कोई तुमसे फॉर्मूला पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो वैसे तो हम सॉल्युबिलिटी को इस फॉर्मूले से बहुत ही कम निकाला करेंगे। ज्यादातर हम सॉल्युबिलिटी को केएसपी से निकालना सीखेंगे आगे क्लास में, बट फिर भी अगर किसी को सॉल्युबिलिटी का कोई फॉर्मूला चाहिए, जैसे किसी को मोलैरिटी का फॉर्मूला चाहिए, किसी को नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए आप सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बातचीत है। वो ये कि आप लोगों के पास में कितना क्या कहते हैं वेट आपके पास है उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का, यानी कि सॉल्ट का, जो कि आपने डिसॉल्व किया है किसमें, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। अब मैंने यहाँ पे बोला 100 ग्राम सॉल्वेंट, हो सकता है कुछ किताबों में आपको ऐसा भी लिखकर मिले कि सॉल्वेंट ना मैडम हमने तो 1 लीटर लिया था, हमने सॉल्वेंट ना 1000 ml लिया था, 100 ml लिया था, तो वो यार वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी एसआई यूनिट, उसकी एसआई यूनिट। तुम उसकी एसआई यूनिट क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी, यानी कि कैपिटल एम। तुम्हारा जरूरी नहीं कि तुम मोल पर लीटर लिखो, तुम मोलैलिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तुम फॉर्मेलिटी के टर्म्स में भी लिख लो, तुम नॉर्मेलिटी के टर्म्स में भी लिख लो, तुम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख लो, तुम्हें जिसके टर्म में लिखना है उसके टर्म में लिखो। बात होती है कंसंट्रेशन की, ठीक है, बात होती है कंसंट्रेशन की। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली हम लोग जिस यूनिट को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, वो होगी आप लोगों की मोलैरिटी, सबसे कॉमनली यूज्ड हम लोगों की ऐसा यूनिट, बराबर। तो ये जानकारी थी तुम लोगों के सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम लोग फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि इस सॉल्युबिलिटी यानी कि एस और आप लोगों का जो केएसपी है यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे, और इनके रिलेशनशिप से किस तरीके से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट की जाती है वो, और उसके बहुत सारे केसेस और न्यूमेरिकल्स। मतलब पहले रिलेशनशिप, उसके केसेस, और फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में उसके इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो ये तो अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सॉल्युबिलिटी को लेकर, तो होप सो समझ में आया हो। इनकेस अगर कोई डाउट हो तो फिर बताना, हम उस पर आगे बातचीत करेंगे। तो अभी इस चीज़ को हम लोग रोकते हैं फिर।